हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरणों का ग्राफीय निरूपण कैसे करते हैं, आज एक्सरसाइज 4.3 में हमें ये कंप्लीट करना है। ठीक है, पूरी एक्सरसाइज से पहले बच्चों यहाँ से आपने जो एग्जाम्पल्स थे उनको इससे पहले वाली वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। उम्मीद है कि उनको पढ़ लिया होगा, अच्छे से समझ लिया होगा। ठीक है, और वहां से आगे आज यहां पर हम लोग बढ़ते हैं एक्सरसाइज 4.3 के पूरे क्वेश्चन बिल्कुल 1 बाय 1 कंप्लीट करने वाले हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन यहां लिखा है, दो चरों वाले रैखिक समीकरणों में से प्रत्येक का हमें आलेखन करना है, आलेख खींचना है, ग्राफ पर यहां पर हमें बना के दिखा देना। ठीक है, क्या करना है बच्चों, एक ये प्रश्न है, इसको हमें क्या करना है, इस समीकरण का आलेख खींच देना है, इसका भी आलेख खींचना है, इसका भी आलेख। ये चार प्रश्न हैं, बिल्कुल एकदम सिंपल से हैं बच्चों। किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण में हलों की संख्या अनंत होती है, जबकि एक चर का कोई रैखिक समीकरण होता है उसमें एक अद्वितीय हल उसका प्राप्त होता है। जब एक चर के रैखिक समीकरण को जब हल करते हैं तो एक अद्वितीय हल प्राप्त होता है, जबकि दो चर वाले रैखिक समीकरण के हलों की संख्या अनंत होती है। ठीक है, तो बच्चों यहां पर जब इनका हम ग्राफ खींचते हैं, अर्थात उनका जब आलेख खींचते हैं, किसी भी समीकरण का हम आलेख खींचते हैं तो एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, सरल रेखा प्राप्त होती है। और वो सरल रेखा कभी दो बिंदुओं को, अर्थात इन समीकरण का, जो समीकरण यहां दिया गया है उस समीकरण का कोई अगर दो हल हमें प्राप्त हो जाए, कम से कम दो हल, 3 कर लें 4 कर लें कोई समस्या नहीं, लेकिन कम से कम यदि हमें दो हल प्राप्त हो जाएं तो निश्चित रूप से इसका हम ग्राफीय निरूपण कर सकते हैं। आपने उदाहरण में भी इस टाइप से पढ़ा होगा। ठीक है, यहां पर भी आपको बिल्कुल वही करना है। ये आपका कोई समीकरण दो चर में रैखिक समीकरण दिया गया है, इसका हमें ग्राफ पर निरूपण करना है। तो क्या करते हैं बच्चों, इसके हम दो हल ढूंढ लेते हैं। मिनिमम दो हल ढूंढना है, ज्यादा की जरूरत ही नहीं है, हम दो हल से हमारा काम चल जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर क्या करेंगे, इसके हम दो हल ढूंढ लेंगे। हल क्या होता है ये भी जानते हो, हल का क्या मतलब है बच्चों, x और y के अर्थात चर के वे मान जो समीकरण को संतुष्ट कर जाते हैं, वे मान समीकरण का हल कहलाते हैं। सिंपल सी बात है, x और y के मान, ऐसे मान हम ढूंढेंगे जो समीकरण को संतुष्ट कर जाएं, बस वही इस समीकरण का हल कहलाते हैं। बच्चों हल ढूंढने के लिए क्या करते हैं, हम एक टेबल बनाते हैं। पूरी प्रोसेस बच्चों वही करनी है जो हमने एग्जाम्पल्स जब कंप्लीट किए थे तब जो प्रोसेस करी थी, बस वही प्रोसेस आपको यहाँ भी करनी है। क्या करना है, यहाँ से एक टेबल बनाना है, इसमें x और y के संगत कुछ यहाँ से मान ज्ञात करेंगे। देखो बच्चों, इसमें थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं x का मान 0 है, तो जब x का मान 0 लिखोगे तो देखो ये आपका 0 हो जाएगा, y का मान 4 मिल जाएगा, मतलब y का मान 4। जब x का मान 0 लिखा है तो y का मान कितना मिल गया, 4 मिल गया। तो बच्चों एक हल इसका मिल गया, 0,4 मतलब x का मान 0, y का मान 4, इसका एक हल मिल गया। इसके बाद यदि हमें और एक दूसरा हल ढूंढना है तो यहाँ फिर x का मान बदल के कुछ और रख देते हैं। x का मान बदल के 1, 2, 3, 4 कुछ भी लिख दो, अथवा y का मान भी 1, 2, 0 कुछ भी लिख दो। तो हमें फिर अगर y का मान लिखोगे तो x का मिल जाएगा, x का लिखोगे तो y का मिल जाएगा, सीधी बात है। तो अगर हम y का मान यहाँ पर 0 लिख दें, अगर y का मान 0 लिख दें तो देखो ये पूरा पद 0 हो जाएगा, x का मान 4 हो जाएगा बच्चों। तो इस तरीके से यहां से x का मान 4 और y का मान 0, ये भी आपका एक समीकरण का हल मिल गया। इस समीकरण के हमने दो हल यहां पर ढूंढ लिए, बस दो ही हल से हमारा काम खत्म, दो ही हल से काम खत्म। ज्यादा हलों की हमें जरूरत नहीं है, हम दो हल के अलावा कोई तीसरा हल निकाल तो सकते हैं, तीसरा, चौथा, पांचवा, बहुत अनंत इसके हल होंगे, लेकिन हमें केवल दो हल मिल जाएं तो हम उनका ग्राफीय निरूपण कर सकते हैं, इस समीकरण का ग्राफीय निरूपण कर सकते हैं। कैसे करते हैं बच्चों, यहाँ पर एक क्षैतिज रेखा, जो ग्राफ पेपर हमें मिलेगा, परीक्षा में आपको ग्राफ पेपर मिलेगा। अगर ये प्रश्न आपको परीक्षा में आता है तो आपको एक ग्राफ पेपर मिलेगा, और उस ग्राफ पेपर पर क्या करना है, जो सेंटीमीटर वाली डार्क लाइन है उस पर आपको एक क्षैतिज रेखा खींच देनी है। और बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से जो डार्क वाली लाइन ये ऊर्ध्वाधर होती हैं, उस पर भी आपको एक ऊर्ध्वाधर लाइन पर भी, डार्क लाइन पर ये आपको लाइन खींच देनी है। ठीक है, यहाँ पर जो क्षैतिज रेखा होती है उसको हम एक्स एक्स कहते हैं, और जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, वाई एक्स कहते हैं। ठीक है,
और यहाँ पर जो दोनों बिंदुओं, दोनों अक्षों को, मतलब क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्व रेखा को जहां पर ये दोनों काट जाए, बस वो आपका मूल बिंदु कहलाता है। ये एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा होती है और ये एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा होती है। बिल्कुल ठीक, ऊपर की ओर वाई अक्ष की धनात्मक और नीचे की ओर वाई अक्ष की ऋणात्मक दिशा कही जाती है। बच्चों ये सब कुछ आपने निर्देशांक ज्यामिति, जो आपका तीसरा वाला चैप्टर है, उसमें भी ये पढ़ा है। ठीक है, ये बिंदु कैसे दर्शाते हैं निर्देशांक ज्यामिति में आपने बहुत अच्छे से कंप्लीट किया है, पढ़ा है कि भाई 0,4 को इस कार्तीय तल पर हम कैसे दर्शाएंगे। बच्चों क्या करना है, x बराबर 0 है। देखो x का मान कितना है, 0, मतलब मूल बिंदु से इधर भी नहीं जाना है, इधर भी नहीं जाना, y पर जाना है 4 इकाई। तो हम यहाँ पर एक पैमाना मान लेते हैं, जो 1 सेंटीमीटर है ना, उसको 1 इकाई मानते हुए यहाँ पर चिन्ह बना लेते हैं। यहाँ देखो ये 1 लिखेंगे, यहाँ 2 लिखें, यहाँ 3 लिखें, यहाँ 4 लिखें। इसी प्रकार अगर बाईं साइड पर लिखेंगे तो -1, -2 कुछ इस प्रकार लिखेंगे और आगे जाएं अगर जरूरत है तो। इसी प्रकार ऊपर की ओर 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4 और भी अगर जरूरत है तो और ऊपर जाएंगे। और इसी प्रकार नीचे की ओर -1, -2 और नीचे की ओर। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ये बिंदु 0,4 अगर दर्शाना है, हमें हमेशा मूल बिंदु से चलना प्रारंभ करना होता है। मूल बिंदु से चलते हैं। मूल बिंदु यहाँ पर देखो 0 दिया है, x का मान 0 का मतलब x अक्ष पर ना इधर जाना है ना इधर जाना है, x पर नहीं चलना है। y पे केवल चलना है 4 इकाई, मतलब हम x अक्ष पर कहीं नहीं गए, मतलब इधर नहीं गए, इधर नहीं गए, ज्यों कहते हो मूल बिंदु पर खड़े हैं। अब हमें कहाँ जाना है, y अक्ष पर ऊपर की ओर 4 इकाई जाना है। तो 1, 2, 3, 4 बच्चों ये बिंदु हमें मिल गया। देखो इसको हम कहेंगे 0,4। क्या कहेंगे बच्चों, 0,4। ठीक है, अब यहाँ पर 4,0 में ये दूसरा बिंदु यहाँ पर बनाना है 4,0। तो बच्चों 4 ये x अक्ष पर जाना है और y अक्ष पर 0, मतलब y अक्ष पर नहीं जाना है। बस x यहाँ मूल बिंदु से चलना प्रारंभ करते हैं। 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई। हम लोग यहाँ पर देखो x अक्ष पर 4 इकाई चले, y पर नहीं जाना है, मतलब ना ऊपर जाना है ना नीचे जाना है। बस यही बिंदु आपका क्या कहलाएगा, 4,0 कहलाएगा। ये बिंदु बच्चों 4,0 हो गया। अब बिल्कुल सिंपल सी बात हो गई कि नहीं हो गई, कि भाई इन दोनों बिंदुओं को मिलाएं। कभी भी बच्चों कोई रेखा जब खींचते हैं ना, तो 2 बिंदुओं को मिलाओ तो रेखा बन जाती है, ये पक्की बात है। हम यहाँ से ऐसा कह सकते हैं कि एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, अगर दोनों को आपस में मिला दिया जाए और आगे पीछे चाहे कितना बढ़ा दें, कोई समस्या नहीं। ये 2 बिंदुओं को मिलाने से जो रचना बनी है, यही तो रेखा है। बस इसी प्रकार यहाँ पर हमने एक बिंदु ये लिख लिया, ये बना लिया, एक बिंदु ये बना लिया, इन दोनों को मिला दें तो बस ये हमारी एक रेखा बन जाएगी। और यही रेखा इस समीकरण को निरूपित करने वाली रेखा होती है। हमने बताया कोई भी 2 चर का जो रैखिक समीकरण होता है, उससे एक सरल रेखा प्राप्त होती है। कैसी रेखा, सरल रेखा। यहाँ पर देखो एक सरल रेखा आपको मिल जाएगी। इन दोनों बिंदुओं को आपस में मिला दिया जाए तो यहाँ से एक सरल रेखा आपको इस प्रकार से मिल जाएगी। ठीक है, ये आपकी एक सरल रेखा मिल गई। इन दोनों बिंदुओं को हमने आपस में जब मिला दिया तो ये आपकी एक सरल रेखा बन गई। और ये सरल रेखा किसको निरूपित कर रही है, ये सरल रेखा समीकरण x + y = 4 को निरूपित करती है। बच्चों ये हमारा ये जो समीकरण दिया गया था, इसका ग्राफी निरूपण ये हो गया। इसका आलेख हमने खींच लिया, मतलब इसका समझो हल हमें मिल गया। आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों यहां से अब इस वाले प्रश्न पर आओ। इसका भी बिल्कुल वही काम करना है। यहां से हमें x और y के कुछ ऐसे मान, मतलब जो इस समीकरण को संतुष्ट कर जाए, वो क्या कहते हैं, उसको हल कहते हैं। इस समीकरण के भी हमें अब 2 हल, कोई मिनिमम हमने बताया 2 हल ढूंढे, कम से कम 2 तो ढूंढे ही ढूंढे हर हालत में, क्योंकि 2 बिंदुओं को जब मिलाएंगे तभी रेखा बनेगी, इससे पहले रेखा बन नहीं सकती। यहां पर लिखेंगे x और यहां पर हम लिखेंगे y। ठीक है, तो x और y के कुछ मान है, यहां से हम ढूंढे जो समीकरण का हल हो जाएंगे। x बराबर यहां भी हम लिख लेते हैं x का मान 0। बच्चों जब x का मान हमने 0 लिखा तो देखो ध्यान दें, x का मान 0 लिखा, माइनस हमारा ज्यों का त्यों, y हमारा ज्यों का त्यों बराबर में 2 लिखे, और y का मान यहां से देखो -2 मिल जाएगा। ये माइनस है ना, इधर ले जाओगे -2। y बराबर -2, जब x का मान 0 है तो बच्चों y का मान कितना है, -2 है। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार अब और कुछ x का मान बदल दें या फिर y का मान 0 लिख दें। y का मान अगर हम यहाँ 0 लिखेंगे तो देखो x माइनस y का मान बच्चों 0 लिखोगे, बराबर में यहाँ 2 लिखोगे, x का मान हमें यहाँ पर 2 मिल जाएगा।
तो जब y का मान हमने 0 लिखा तब x का मान बच्चों कितना हमें 2 मिल गया। यहां से इस रेखा के भी अर्थात इस समीकरण के भी हमें 2 हल मिल गए। कौन कौन से? 0, -2 एक हल मिल गया, दूसरा हल 2, 0 मिल गया। तो यहां भी बच्चों इस समीकरण के हमने 2 हल ढूंढ लिए। अब हमें इनका ग्राफीय निरूपण कर देना है। बिल्कुल एकदम आसान सा काम है बच्चों। क्या करना है? x अक्ष एक बनानी है और ये हमारी एक ग्राफ पेपर पर हम एक क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा, 2 रेखाएं खींच लेते हैं। इस क्षैतिज रेखा को हम x अक्ष कहते हैं और ये हमारी जो ऊर्ध्वाधर रेखा है उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? y अक्ष कहते हैं। ये हमारा y अक्ष होता है, ठीक है। और ये जहां पर दोनों एक दूसरे को काट जाती हैं उसको मूल बिंदु कहते हैं। यहां पर इकाई मानना है, x अक्ष पर एक इकाई को 1 सेंटीमीटर मानते हुए यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, जहां दूसरा खाना है सेंटीमीटर का, जहां दूसरा खाना है उस पर 2 लिख दें, अगला खाना है उस पर 3 लिख दें, अगला और लाइन उस पर 4 लिख दें। इस प्रकार से 1-1 सेंटीमीटर की जो रेखाएं हैं ना उन पर आपको 1, 2, 3, 4 इस प्रकार लिखना है। अगर बाईं ओर की बात करें तो बच्चों यहाँ एक इस वाली बिंदु से बाईं ओर आए तो एक यहाँ पर जो डार्क रेखा दिखाई दे रही है उस पर -1 लिखना है, दूसरी डार्क रेखा दिखाई दे रही है उस पर -2 लिखना है, तीसरी डार्क रेखा दिखाई दे रही है उस पर -3 लिखना है। इस तरीके से हम पीछे की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार हमें क्या करना है? y अक्ष पर भी बिंदु बनाना है। देखो ध्यान दें, ये 1 सेंटीमीटर का एक रेखा है, दूसरी सेंटीमीटर का यहाँ पर ये 2 लिख दें, यहाँ पर 3 लिख दें। 1-1 सेंटीमीटर की जो आपकी रेखाएं हैं उनको हम 1-1 इकाई मानते हुए लिख देंगे, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ नीचे की ओर -1, फिर -2, फिर -3 और ये जहां पर दोनों एक दूसरे को x अक्ष और y अक्ष काटती हैं उसको हम 0 या 0 लिख लेते हैं, मतलब इसको मूल बिंदु कहते हैं। बच्चों 0, -2 को यहां पर अंकित करके बताओ। x पर नहीं जाना है मतलब x बराबर 0। बच्चों x पर इधर भी नहीं जाना है, इधर भी नहीं जाना है, बिल्कुल अपने मूल बिंदु पर डटे रहना है। y का मान -2 लिखना है तो -2 का मतलब होता है नीचे की ओर जाना है। बच्चों यहाँ देखो ये -2 है, यहां पर हम लिखेंगे x का मान 0, y का मान -2, तो 0, -2 बिंदु ये हमारा कहलाएगा बच्चों, ठीक है। 0, -2। इसके बाद देखो यहां पर x का मान 2 इकाई जाना है, y पर जाना नहीं है, तो मूल बिंदु से 1 और 1, 2 बच्चों यहां पर देखो x अक्ष पर हम कितना चलेंगे? 2 इकाई यहां पर आए और y पर जाना नहीं है, मतलब इधर से ऊपर की ओर नहीं जाना है, इधर से नीचे की ओर नहीं जाना है, बस यही बिंदु 2, 0 कहलाएगा बच्चों, ठीक है। क्या कहलाएगा? 0, 2। बस अगर इन दोनों बिंदुओं को मिला दें तो समझो इस रेखा का आलेख खींचा जा रहा है, ठीक है। क्या कर दें? इन दोनों को मिला दें। बच्चों कैसे मिलाओगे? देखो सीधी सीधी बात है भाई, इसको ऐसे करके बिल्कुल स्केल से मिलाना है। यूं आप ऐसे नहीं मिलाना है जैसे हम मिला रहे, ठीक है। आपको क्या करना है? बिल्कुल स्केल से एक स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल यहाँ पर सीधी रेखा प्राप्त होगी तो आपको ये रेखा इस प्रकार से खींच देनी, ठीक है बच्चों। बात क्लियर हो गई? किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल एकदम आसान से सारे प्रश्न यहाँ पर हैं, ठीक है बच्चों। तो ये जो रेखा दिखाई दे रही है डार्क लाल कलर से हमने बनाई है, लेकिन हो सकता है कि आपको यहाँ से थोड़ी टेढ़ी भी दिख रही होगी, क्योंकि बनाई है वही टेढ़ी, तो टेढ़ी तो दिखेगी, लेकिन आपको क्या करना है? बिल्कुल स्केल से सीधा बनाना है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से यहाँ पर ये वाली जो लाल कलर से रेखा हमने बनाई है वो इस समीकरण को निरूपित करती है, मतलब इस समीकरण का आलेख है ये रेखा। क्लियर बच्चों? इसके बाद देखो यहाँ तीसरे समीकरण की बात करो, इसका भी ग्राफीय निरूपण कर दें, इसका भी हम ग्राफीय निरूपण करें तो बच्चों वही हमने बताया, टेबल तो हमें सब में बनानी है। यहां से भी इसके x और y के 2 हल ढूंढने, मतलब इस समीकरण के भी हम 2 हल ढूंढने, अर्थात x और y के मान 2 ढूंढ लें। 2x के मान तो 2y के मान मिल जाएंगे, ठीक है। यहां से मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए x का मान 0 है। बच्चों जैसे ही x का मान 0 लिखोगे तो 3 गुणे 0 मतलब पूरा 0 हो जाएगा, y का मान भी 0 हो जाएगा। x का मान अगर 0 लिख दें तो y का मान कितना होगा? 0 हो जाएगा। अब हम x का मान चलो अब की बार 1 लिख देते हैं। अगर 1 लिख दें तो 1 का 3 में गुणा, ध्यान से समझो, y बराबर 3x लिखा है और x का मान 1 लिख दें तो y का मान 3 एकम 3 हो जाएगा बच्चों ये, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि x का मान 1 ही लिखें, आप आगे रेड 1 भी लिख सकते हो, 2 लिख सकते हो, 3, आपका मन जो भी लिख दो। तो यहां पर एक हल आपका ये मिल जाएगा 1,0 और एक हल मिल जाएगा 0,0। यहां पर देखो हमने बताया मिनिमम हमें 2 हलों की
आवश्यकता है, तो बच्चों जो हमें यहां से मिल रहे हैं। ठीक है, तो इस समीकरण के भी हमें दो हल मिल गए। अब इसका हमें ग्राफीय निरूपण कर देना है। बिल्कुल वही आसान सा काम बच्चों, क्या करते हैं, एक्स अक्ष बनाते हैं। ठीक है, और यहां से हम वाई अक्ष लिख देते हैं। ये हमारा एक्स अक्ष है, ये हमारा वाई अक्ष है। ठीक है, थोड़ा छोटा फिगर बनाएंगे, ध्यान से समझो। ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु से दाईं ओर देखो, यहां पर 1 इकाई, यहां पर 2 इकाई, यहां पर 3 इकाई, इस तरीके से। ठीक है बच्चों, यहां पर थोड़ी गलती हो गई, 1 है ना, वाई का मान कितना लिखना है, 3 लिखना है। जब एक्स का मान 1 है तो वाई का मान कितना है, 3 है, तो 1,3 आपका ये बिंदु होगा। ठीक है, इसी प्रकार देखो हमने बताया कि इधर एक्स अक्ष पर हमने 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, एक इकाई के सेंटीमीटर हमने लिख दिया है, और यहां भी 1 इकाई को 1 सेंटीमीटर मानते हुए यहां भी हमें इसी प्रकार पॉइंट बना देना। ठीक है, इधर की ओर आएंगे तो यहां पर -1, -2 ये हमें लिख देना है। नीचे की ओर -1, -2 और नीचे। ठीक है, अब देखो बच्चों 0,0 मतलब ये मूल बिंदु होता है, इसको क्या लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं 0,0। इसके बाद 1,3 एक्स पर 1 चलना है। देखो यहां पर आ गए, वो वाई पर ऊपर की ओर चले जाओ, चले जाओ। देखो 1, 2, 3 ये बिंदु हमें मिल जाएगा, इसको क्या कहेंगे, 1,3 कहेंगे बच्चों। ठीक है, अब बस मूल बिंदु और 1,3 को मिलाते हुए जब रेखा खींचोगे तो ये रेखा आपकी y बराबर 3x को निरूपित करेगी। जो समीकरण आपका y बराबर 3x है, ये आपका इस प्रकार से देखो रेखा बन जाएगी। क्या करना है, यहां से इसको हम मूल बिंदु से मिला दें। क्या कर दें बच्चों, मूल बिंदु से मिला दें। ठीक है, और मूल बिंदु से मिलाते हुए हम आगे की ओर इस प्रकार, चाहे जहां बढ़ा दो, कोई समस्या वाली बात नहीं। ठीक है, इस तरीके से हम आगे बढ़ाएं तो ये हमें जो रेखा दिखाई दे रही है, ये रेखा क्या है बच्चों, ये रेखा आपकी दिए गए समीकरण को y बराबर 3x को निरूपित कर रही होगी। ठीक है, ये 0,0 से भी जा रही है और 1,3 से भी जा रही है। या अगर इस रेखा के और भी अगर कोई हल ढूंढे तो वो सब हल इसी रेखा पर आएंगे। ठीक है, जो भी रेखा के, इस रेखा के अगर हल हमें ढूंढना है तो और तीसरा, चौथा हल, 5वां हल, 6वां हल अगर ढूंढते जाओगे तो ये सारे बिंदु इसी रेखा पर मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि हल है तो जरूर इस रेखा को संतुष्ट करेंगे, सीधी बात है बच्चों। यहां पर लास्ट में लिखा है 3 बराबर 2x प्लस y, यहां पर कुछ नहीं, थोड़ा सा उलझाने वाली बात कर दी गई है, बाकी कोई नहीं। यहां पर इस पद को क्या ऐसा लिख दें, भाई कोई समस्या है क्या, इसको हम ऐसा लिख दें कि 2x प्लस y बराबर 3। बच्चों ऐसा लिख सकते हो, उसमें क्या समस्या है भाई, इस पद को पूरा इधर पहुंचा दिया, इसको इधर पहुंचा दिया। अब आप ये कहोगे कि सर जब लेफ्ट से राइट में पद आते हैं तो माइनस वाले प्लस हो जाते हैं, प्लस वाले माइनस हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल बच्चों सही है, अगर आप ऐसा करना चाहो तो इन दोनों पदों को इधर ले आओगे तो दोनों माइनस के हो जाएंगे, लेकिन ये 3 इधर जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, और माइनस का दोनों तरफ से हम गुणा कर दें तो दोनों फिर प्लस के हो जाएंगे। मतलब हमें कोई भी चेंज नहीं करना है, मतलब वहां पर साइन हमें बदलने नहीं है, बिल्कुल एकदम ज्यों का त्यों हमें लिखना है 2x प्लस y बराबर 3। ठीक है, इसके भी हम हल 2 ढूंढ लें और फिर इसका हम ग्राफीय निरूपण कर लेंगे। देखो हल कैसे ढूंढते हैं, बिल्कुल वही आसान काम है। x लिखें, यहाँ y लिखें। x का मान थोड़ी देर के लिए हमने 0 लिख दिया बच्चों। जैसे x का मान 0 लिखा, पहला पद पूरा शून्य हो गया तो y का मान 3 हो जाएगा। देखो y बराबर 3 लिख दें, ठीक है कि नहीं। यहां पर x का मान अब बदल के कुछ और लिख दें, दूसरा लिख दें। x का मान चलो 1 लिख देते हैं बच्चों, x का मान 1 लिख दें। अगर हम x का मान 1 लिखेंगे तो यहां पर देखो 2 इंटू एक्स का मान हम 1 लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे y बराबर में लिखेंगे 3। यहां से y का मान कितना, 3 माइनस 2। ध्यान दें ये आपका 2 एकम 2, 2 इधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, मतलब y बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 1। y का मान 1 हो जाएगा, मतलब इस रेखा के भी 2 हल हो गए, इस समीकरण के भी 2 हल हो गए। 0,3 पहला हल है, दूसरा हल इसको 1,1 कहेंगे। इसके भी बच्चों अनंत हल होंगे, 2 चर का रैखिक समीकरण है इसलिए हल कितने होंगे, अनंत। लेकिन हमें अगर आलेख खींचना है तो केवल 2 हलों की ही जरूरत होती है। 2 हल अगर हम यहाँ पर ग्राफ पर निरूपित कर देंगे तो रेखा हमारी खिंच जाएगी, मतलब आलेख खिंच जाएगा। देखो ध्यान दें, काम वही करना है बच्चों। पहले तो आपको क्षैतिज अक्ष बनानी है, मतलब क्षैतिज रेखा खींचनी है, और फिर यहाँ पर ऊर्ध्वाधर रेखा खींचनी है। क्षैतिज रेखा जब खींचते हैं तो उसको हम एक्स अक्ष कहते हैं, और जो ऊर्ध्वाधर रेखा खींचते हैं उसको हम क्या कहते हैं, वाई अक्ष कहते हैं।
ठीक है कि नहीं। यहां इसको क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। x बराबर 0, y बराबर 3, क्या लिखा है, x पर कहीं नहीं जाना है, y पर 3 इकाई जाना है। पहला काम तो ये होता है, इस पर यहां पर पैमाना मान लेते हैं, 1-1 सेंटीमीटर को 1 इकाई माने, तो यहां पर 1, यहां पर 2, यहां पर 3, यहां पर 4, आगे ऐसे बढ़ना है। पीछे की ओर जाओगे तो -1, -2, -3, ऊपर की ओर यहाँ y अक्ष पर भी इसी प्रकार 1, 2, 3 और डॉट डॉट, नीचे देखो -1, यहाँ -2, यहाँ -3 और डॉट डॉट, ठीक है। अब देखो 0,3 बनाना है, मतलब x पर नहीं जाना है, ना इधर मूल बिंदु पर ही रहना है, और y पर कितना जाना है, 3 इकाई ऊपर की ओर। तो देखो यहाँ मूल बिंदु से 1, 2, 3 इकाई जब ऊपर की ओर चल के पहुंचोगे तो ये बिंदु 0,3 मिल जाएगा। याद करो, जब भी कभी y अक्ष पर बिंदु होता है तो x निर्देशांक शून्य होता है, उसका भुज निश्चित रूप से शून्य नहीं मिलता है। x अक्ष पर कहीं भी बिंदु लें, ऊपर लें या नीचे लें, अगर y अक्ष पर बिंदु होगा तो x निर्देशांक शून्य ही होगा। अगर x अक्ष पर बिंदु कोई होगा, याद करो, जब x अक्ष पर बिंदु होता है तो वहां पर y निर्देशांक शून्य होता है, ठीक है। अगर x अक्ष पर कोई बिंदु कभी भी मिलता है तो वहां पर क्या होता है, y निर्देशांक शून्य होता है, और y अक्ष पर जब बिंदु मिलता है तब x निर्देशांक शून्य होता है। तो यहां पर देखो x निर्देशांक शून्य है, y बराबर 3 इकाई चल के पहुंचे, तो ये बिंदु हमें मिल गया 0,3। जबकि 1,1 एक और बिंदु बनाना है, x पर 1 इकाई, y पर 1 इकाई बिंदु, ये हमें मिल जाएगा 1,1। ध्यान से समझो बच्चों, x पर 1, y पर 1, x पर धनात्मक दिशा में जाना है, देखो +1 है ना, तो x की धनात्मक दिशा है, y की भी धनात्मक दिशा है, इसलिए ये प्रथम चतुर्थांश में 1,1 बिंदु पड़ता है, ठीक है। ये आपने कार्तीतल में इस तरीके के सारे प्रश्न पढ़े हैं, ठीक है। तो बच्चों इन दोनों बिंदुओं को आपस में अगर हम मिला दें तो बस इसका आलेख खींच जाएगा। इस दिए गए समीकरण का हमें आलेख खींचना है, तो क्या करें, यहाँ इन दोनों बिंदुओं को इस तरीके से मिला दें, ठीक है बच्चों। इस तरीके से जब मिलाएंगे तो यहाँ से बिल्कुल एकदम सीधी रेखा प्राप्त होगी। बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी नहीं बनानी बच्चों, जैसे आप कलम उठा के बना रहे हैं, आपको ऐसा नहीं बनाना। क्या करना है, स्केल रखना है और पूरा एकदम लाइन सीधा बनाना है, ठीक है। तो बच्चों ये वाली जो रेखा है वो इस समीकरण को व्यक्त करती है, ये इस समीकरण का आलेख है। बताओ बच्चों, यहां तक किसी को कोई समस्या, एकदम क्लियर। बस केवल और केवल हमें समीकरण का आलेख खींचना है, तो केवल 2 हल ढूंढने हैं, इतनी बात है, केवल 2 हल, और कोई भी ढूंढ सकते हो। ऐसा भी नहीं है कि 0,4 ही इसका हल हो, हमने बताया इसके तो अनंत हल है। तो आपकी मन, आपका मर्जी, जो भी x का मान लिखोगे उसके संगत y का मान आ जाएगा, फिर x का मान पलट के लिखोगे उसके संगत y का मान आ जाएगा। तो समझो हमें 2 हल मिल गए। बस दोनों बिंदुओं को यहाँ पर ग्राफ पर सजाओगे, मिलाओगे, तो समझो ये जो रेखा बनेगी वो इस समीकरण को निरूपित करेगी। क्लियर बच्चों, हर प्रश्न में वही काम किया गया है। यहाँ पर भी इसी प्रकार हमने x के कुछ मान अपने तरफ से लिखा तो y का मान मिल गया, y का मान लिखा तो x का मान मिल गया। तो इस तरीके से हमें 2 बिंदु मिल गए, अर्थात इस रेखा के 2 हल मिल गए। बस इन दोनों हलों को यहाँ पर हम ग्राफ पेपर पर लिखेंगे और दोनों बिंदुओं को जब मिलाएंगे तो आपको एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। जो सीधी रेखा होगी वो वास्तव में x - y बराबर 2 को निरूपित करती होगी, अर्थात ये समीकरण का आलेख यही रेखा कहलाती है। ठीक है बच्चों, क्लियर बात है, बिल्कुल सिमिलर, बिल्कुल सिमिलर, क्लियर है। उम्मीद करता हूं कि ये सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बच्चों यहां से ये सब कुछ आप एक समीकरण के लिए हम रेखा खींच रहे हैं। आगे आप जब 10th में पहुंचेंगे तो आपको 2 समीकरण दिए जाएंगे और दोनों समीकरणों से 2 रेखाएं खींचनी होंगी। तो हमें फिर क्या है, युगपत समीकरणों का ग्राफी विधि से हल करना होता है। हल करने का मतलब ये होता है कि हमें 2 समीकरण दिए जाएंगे, दोनों के लिए हम दोनों को हल करेंगे। तो जिस बिंदु पर भी दोनों रेखाएं काट जाती हैं वह बिंदु समीकरण का हल कहलाता है। तो बच्चों ये इससे आगे की प्रोसेस 10th क्लास में आपको पढ़ने को मिलेगी। ठीक है, तो आज फिलहाल हमें इतना ही पढ़ना है कि हम किसी भी समीकरण का, 2 चर वाली रैखिक समीकरण का हम आलेख कैसे खींचते हैं। ठीक है, तो इस आलेख का अगर आपको यहां से खींचना आ गया तो 10th क्लास में फिर हम 2 रेखाओं को खींचेंगे, अर्थात 2 समीकरण दिए जाएंगे, फिर उनके लिए हम 2 रेखाएं खींचेंगे तो वो उनको हम बड़े आराम से खींच सकते हैं। ठीक है, और वो 10th क्लास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आपको यहां से ये कंप्लीट करते हुए आगे जाना है। ठीक है बच्चों, क्लियर बात हो गई। पहला क्वेश्चन है आपका,
नोट करें जल्दी से। देखिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पर बच्चों। ठीक है, इसको रब कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका सेकेंड। देखो क्या कहता है भाई, समीकरण दूसरा। देखिए बच्चों, दूसरा प्रश्न आपका है जिसमें आपसे कहता है कि बिंदु 2,14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखिए। इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती हैं और क्यों, ऐसा प्रश्न कहता है। पूरी बात ध्यान से समझो। प्रश्न हमसे ये कहता है कि एक बिंदु है 2,14। बिंदु हमें यहां पर दिया गया है। कौन सा बिंदु दिया गया है? 2,14। ये आपका एक बिंदु दिया गया है। तो कहता है कि 2,14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण बताओ। बिंदु 2,14 से होकर जाने वाली रेखाओं के समीकरण। दो क्या बच्चों, हम तो 1000 समीकरण बता सकते हैं। जाने वाली रेखाओं के समीकरण बताओ। आप तो बिल्कुल अच्छे से, हमें पता है ना कि जब दो चर का रैखिक समीकरण होता है, उसमें दो चर का रैखिक समीकरण होता है, उसके अनंत हल होते हैं। हम ये कह सकते हैं कि यहां पर एक बिंदु दिया गया है 2,14। 2,14 से होकर जाने वाली अनेक ऐसी रेखाएं हो सकती हैं जो बिंदु 2,14 से जाएंगी, मतलब जा सकती हैं। यहां पर देखो हम एक ये रेखा लिख देते हैं भाई कि ये रेखा कुछ ऐसी हो सकती है कि x + y = 16। देखो बच्चों, ये हमने जो रेखा बनाई है, क्या ये रेखा वास्तव में 2,14 से जाएगी? बिल्कुल जाएगी। क्यों जाएगी? क्योंकि भैया अगर x का मान 2 लिख दें, y का मान 14 लिख दें, तो 2 + 14 = 16 हो जाएगा। भाई अगर ये 2,14 से होकर ये रेखा जा रही है, तो इसका मतलब 2,14 से संतुष्ट करनी चाहिए। तो बच्चों यहां से देखो x का मान 2 लिख दें प्लस y का मान 14 लिख दें, तो यहां से 2 + 14 = 16 हो जाएगा। 16 = 16। बोलो बच्चों, यहां संतुष्ट हो रही कि नहीं हो रही? तो अगर ये 2,14 से ये रेखा संतुष्ट हो रही है, इसका मतलब ये रेखा 2,14 से जा रही है। यहां पर एक रेखा हमने बनाई, यहां पर ऐसी बहुत ढेर सारी रेखाएं खींची जा सकती हैं, अर्थात ऐसी बहुत सी रेखाएं हैं जो 2,14 से होकर जाने वाली होंगी। एक तो हमने ये लिख दिया, ठीक है, एक समीकरण तो हमने रेखा का ये लिख दिया। दूसरा समीकरण और बताओ, और लिख दे। और यहां पर दो हमसे पूछे गए ना, तो एक तो ये है, दूसरा हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि x प्लस, या फिर लिख दें 2x + y बराबर, यहां पर 2 दूनी 4 और 14 4 18। देखो यहां ऐसे लिख सकते हैं। ये भी एक ऐसी रेखा है जो 2,14 से जा रही है। 2,14 से इसको संतुष्ट कराओगे, 18 उत्तर आएगा। देखो ना ध्यान से, 2 हमारा ज्यों का त्यों, x का मान कितना लिख दें यहां पर 2, प्लस y का मान कितना लिख दें 14, और ये बराबर में 18 हो जाएगा। देखो 2 दूनी 4, 4 में 14 जोड़ो बच्चों 18 हो जाएगा। तो 18 = 18। देखो संतुष्ट हो रही कि नहीं हो रही? इसका मतलब 2x + y = 18 जो रेखा है, ये भी रेखा ऐसी रेखा है जो बिंदु 2,14 से जा रही। ठीक है, हमसे प्रश्न में ऐसा कहा गया था कि इन बिंदु 2,14 से होकर जाने वाली रेखाओं के समीकरण बताइए। जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण, ठीक है, यहां पर केवल 2 रेखाओं के हमसे समीकरण पूछे गए थे। तो यहां पर 2 रेखाओं के समीकरण तो हमने ज्ञात कर लिए, ठीक है, 2 रेखाओं के समीकरण। लेकिन अभी हमने जैसा कि बताया कि यहां पर तो ऐसे ढेर सारे समीकरण हो सकते हैं जो बिंदु 2,14 से होकर जा सकते हैं। ठीक है, और बता दें, और अपने हिसाब किताब कुछ, वैसे तो 2 हमें लिखने हैं, प्रश्न में 2 ही पूछे गए हैं। अगर आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि यहां से लिख दें 7x = y। बच्चों ऐसा लिख दें, ध्यान से समझो, ये भी एक समीकरण है। या ये कहें 7x - y = 0, ये भी आपका एक समीकरण है। एक ऐसा समीकरण है जो 2,14 को संतुष्ट करेगा। बिल्कुल देखो, 7x का मान 2 लिखें माइनस y का मान 14 लिखें, देखो 0 हो गया। 7 दूनी 14 - 14 = 0।
14 में से 14 घटेगा 0 हो जाएगा कि नहीं, तो 0 बराबर 0 हो गया। इसका मतलब 7x माइनस y बराबर 0 रेखा भी बिंदु 2,14 से होकर जा रही है, ठीक है कि नहीं। तो हमने बताया कि ऐसी तो बहुत ढेर सारी रेखाएं हो सकती हैं जो बिंदु 2,14 से होकर जाएंगी, ठीक है, ऐसी बहुत ढेर सारी रेखाएं। तो 2 हमें समीकरण पूछे गए थे, यहां पर हमने 3 लिख दिए, और भी बहुत ढेर सारे लिखे जा सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं, ठीक है। बच्चों यहां पर एक बात और पूछी गई है कि इस प्रकार की कितनी रेखाएं हो सकती हैं, तो आपको क्या कहना है, ऐसी तो अनंत रेखाएं हो सकती हैं जो बिंदु 2,14 से होकर जाएंगी, ठीक है बच्चों, क्लियर बात है। इसके बाद यहां पर देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। ये भी बिल्कुल आसान प्रश्न है। एक रेखा दी गई है, एक रेखा का समीकरण दिया गया है और वो रेखा बिंदु 3,4 से होकर जाती है। तो हमसे प्रश्न कहता है ए का मान बताओ। एकदम आसान प्रश्न है बच्चों। यहां इसको रब करके तीसरे प्रश्न पर अगर पहुंचे तो बेहद आसान प्रश्न एक दिखाई दे रहा है। कहता है कि एक समीकरण दिया गया है, देखो एक रेखा का समीकरण दिया गया है तीसरे प्रश्न में। यहां पर देखो दिया गया है एक रेखा का समीकरण और ये रेखा बिंदु 3,4 इसके आलेख पर स्थित है। रेखा कौन सी है बच्चों, यहां पर रेखा का समीकरण दिया गया है, रेखा का समीकरण दिया गया है। रेखा का समीकरण क्या है, 3y बराबर ax प्लस 7, 3y बराबर ax प्लस 7 दिया गया है। और इस रेखा के समीकरण का ये तो समीकरण दिया गया है, इसका आलेख पर, इस के आलेख पर बिंदु कौन सा है, इसके आलेख पर बिंदु दिया गया है 3,4 है, 3,4 है। अतः इसे संतुष्ट, ये बिंदु जो है इस रेखा को संतुष्ट करेगा, इसे संतुष्ट करेगा। देखो ध्यान दें बच्चों, हम इसको संतुष्ट कराएं तो यहां से 3 अपना ज्यों का त्यों, मतलब संतुष्ट करने का मतलब ये है कि x को हम 3 लिख दें, y बराबर 4 रखने पर ऐसा लिखोगे, ठीक है। x का मान 3, y का मान 4 यहां लिखें। देखो बच्चों 3 हमारा ज्यों का त्यों, ये y है और y को क्या लिख दें, y को हम 4 लिख दें। बराबर का निशान लगाओ, a हम ज्यों का त्यों लिखेंगे, x का मान हम 3 लिखेंगे, प्लस में 7 लिखेंगे, ठीक है। 3 और 4 का गुणा 12 बराबर में 3a प्लस 7 लिखो, 7 इधर ले आओ तो यहां पर देखो ध्यान दें, a का मान निकालना चाह रहे, 3a बराबर 12 माइनस 7 हो जाएगा। 7 यहां इधर ले आओगे तो 12 में से 7 घटा सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से देखो 3a बराबर कितना हो जाएगा, 5, जबकि यहां से अगर a का मान निकालो तो 5/3 हमें मिलेगा, 3 का भाग हो जाएगा, जो हमसे देखो प्रश्न में पूछा गया था कि a का मान क्या होगा। a का मान क्या होगा, प्रश्न हमारा क्या था, a का मान क्या होगा यदि इस समीकरण के आलेख पर बिंदु 3,4 स्थित है। इस समीकरण के आलेख पर बिंदु 3,4 अगर स्थित है तो इसका मतलब x का मान 3, y का मान 4 रखने पर यह समीकरण संतुष्ट होना चाहिए। तो बस वही काम किया है, x बराबर 3, y बराबर 4 यहां लिखा है, 3 अपना ज्यों का त्यों, x का मान 4 लिखा है, बराबर में a हमारा ज्यों का त्यों, x का मान 3 लिखा है, प्लस 7। बस यहां से हमने कैलकुलेट किया, a का मान निकाला, 3 का 4 में गुणा 12 बराबर में 3 इंटू a प्लस 7, बस 7 इधर ले आए, 3a बराबर 12 माइनस 7 हो गया, 12 में से 7 घटाओगे 5, बस a का मान निकालोगे तो 3 से भाग और करना है, a का मान हमारा मिल गया। ये है बच्चों तीसरा प्रश्न, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही मजेदार प्रश्न है, ठीक है बच्चों, नोट करें। इसके बाद देखो बच्चों चौथा प्रश्न है, लिखा है एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। टैक्सी का किराया किस प्रकार से लग रहा है, पहली किलोमीटर का किराया उस पर 8 रुपया लग रहा है। कोई व्यक्ति अगर 1 किलोमीटर के लिए यात्रा करता है तो उस पर 8 रुपए लग रहे हैं, जबकि आगे लिखा है इसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया केवल 5 रुपया लग रहा है। मतलब एक के बाद अगर जाएगा, दूसरा किलोमीटर, तीसरा किलोमीटर, चौथा किलोमीटर आगे और जाएगा तो यहां पर प्रति किलोमीटर केवल 5 रुपया ही लगेगा। पहले किलोमीटर का 8 रुपया, आगे वाले जो भी किलोमीटर जाएगा उस पर 1 किलोमीटर का 5 रुपया चार्ज किया जा रहा है। आगे लिखा है यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर है, टोटल उसने x किलोमीटर यात्रा करी और कुल किराया उसने कितना दिया, 22 रुपया दिया है,
तो इसका एक रैखिक समीकरण लिखिए और उसका आलेख फिर खींचना है। यहां बच्चों हमें आलेख खींचने के लिए समीकरण पहले बनाना होगा। x और y चर दो दिए गए हैं। दूरी के लिए यहां पर कहा गया है टोटल दूरी चली गई x किलोमीटर और यात्री से जो किराया लगा है वो 22 रुपया लगा है। तो बस इसका हमें एक पहले समीकरण बनाना है, फिर इसका आलेख खींचना है। बच्चों यहां से बिल्कुल एकदम आसान तरीका से बताने की कोशिश करें। देखो समझो भाई, क्या करें, हम ये मान लेते हैं कि यहां से कोई व्यक्ति चला और यहां पर पहुंचा, मतलब ए बिंदु से चला और बी बिंदु तक पहुंचा। टोटल उसने x किलोमीटर की दूरी तय कर ली। यहां से यहां तक कितने किलोमीटर दूरी तय करी? x किलोमीटर दूरी तय करी। बच्चों हुआ ये, प्रश्न कहता है कि भाई 1 किलोमीटर यहां तक आ गया। मान लो ये यहां पर सी पर आ गया 1 किलोमीटर चल के, ठीक है, 1 किलोमीटर चल के ए बिंदु से सी बिंदु पर आ गया। अब उस पर 8 रुपया चार्ज हो गया। कितना बच्चों? यहां पर 1 किलोमीटर जब वो चल के आगे पहुंचा सी बिंदु पर, तो समझो उस पर 8 रुपए लगेंगे। अब आगे जब चलेगा तो 5 रुपए का हिसाब होगा। पहले किलोमीटर पर 8 रुपए लग रहे हैं और इसके बाद की दूरी जो भी तय करेगा उसको प्रति किलोमीटर 5 रुपए देने होंगे। बच्चों टोटल दूरी कितनी है? x है। अगर 1 घटा दिया जाए तो अब शेष दूरी कितनी बची? कहोगे आप x माइनस 1 किलोमीटर शेष दूरी बची। इस पूरी दूरी का हिसाब किताब करना है उसको, तो 5 रुपया प्रति किलोमीटर के हिसाब से उस पर चार्ज लगेगा। यहां पर 8 रुपया तो ये लग रहा है। देखो बड़े आराम से समझो पूरी बात। ये यहां से ए से सी बिंदु तक कोई व्यक्ति पहुंचा, 8 रुपया उस पर चार्ज होगा। 1 किलोमीटर का 8 रुपया, यहां से यहां तक 8 रुपया लग गया। अब 1 किलोमीटर का इस पर 5 रुपया लग रहा है और ये दूरी कितनी है? x माइनस 1 है। तो x माइनस 1 दूरी का टोटल चार्ज कितना होगा बच्चों? आपको कहना है 1 किलोमीटर का 5 रुपया, तो x माइनस 1 किलोमीटर का 5 से गुणा कर दें, x माइनस 1 इंटू 5। तो इतनी पूरी दूरी जो शेष बची है 1 किलोमीटर का तो 8 रुपया लग गया। जो शेष दूरी बची है उसको चार्ज कितना देना पड़ेगा? 5 इंटू x माइनस 1 रुपया देना पड़ेगा। ठीक है कि नहीं? अब प्रश्न कहता है कि इस पर कुल किराया कितना लगा, बताओ। कुल किराया कितना लगा? 1 किलोमीटर का तो 8 रुपया लग गया। जो शेष दूरी बची उसका उस पर लगा है 5 इंटू x माइनस 1 रुपया। टोटल कितना लगा? प्रश्न कहता है टोटल तो 22 रुपया लगा। पहले किलोमीटर का 8 रुपया, शेष दूरी बची उसका इतना रुपया लगा, 5 इंटू x माइनस 1 रुपया लगा। तो टोटल जो रुपया लगा वो कितना लगा? ये दोनों को जोड़ दें, टोटल रुपया लगा इतना। प्रश्न कहता है रुपया लगा 22, तो बराबर 22 लिख दें। सिंपल बात है। तो बस इतनी सी बात यहां पर समझ के लिख देनी है। देखो आपको लिखना है इसका सॉल्व इस तरीके से लिखो, चूंकि प्रथम किलोमीटर का किराया, प्रथम किलोमीटर का किराया बराबर कितना है? 8 रुपया है, तथा शेष यात्रा कितनी बची? शेष यात्रा बराबर बची x माइनस 1 किलोमीटर। शेष यात्रा बराबर कितनी? x माइनस 1 किलोमीटर। इस यात्रा पर इस पर उसे 5 रुपया प्रति किलोमीटर किराया देना है। ठीक है, तब x माइनस 1 किलोमीटर का किराया कितना हो गया बच्चों? क्या लिखना है? कितना किराया हो गया? 1 किलोमीटर का किराया 5 रुपया है, लेकिन अगर x माइनस 1 किलोमीटर दूरी तय करी जाए तो x माइनस 1 किलोमीटर का किराया कितना लगेगा? 5 इंटू x माइनस 1 रुपया लगेगा। तो प्रश्नानुसार कुल किराया कितना है? आपको लिखना है प्रश्नानुसार कुल किराया बराबर है 22 रुपया। ठीक है, क्या लिखना है? कुल किराया। प्रश्न के अनुसार कुल किराया कितना है? 22 रुपया है। मतलब यहां से देखो 1 किलोमीटर का तो उस पर 8 रुपया लग गया, प्लस अब जो x माइनस 1 किलोमीटर बचा है उसका उस पर कितना चार्ज लग रहा है? 5 इंटू x माइनस 1 रुपया लग रहा है, और टोटल ये आपका किराया हो गया कितना? 22 रुपया। ठीक है बच्चों, ये आपको समीकरण एक मिल गया, जो कि हमसे पूछा गया था कि ये आपकी जो समस्या है, इस समस्या को पढ़ते हुए ध्यान से समझते हुए हमें एक रैखिक समीकरण बनाना है। बच्चों ये एक रैखिक समीकरण हमने बनाया।
यहां देखिए 8 प्लस 5 का x से गुणा करोगे 5x हो जाएगा, माइनस 5 का 1 से गुणा 5 और बराबर में यहां लिखोगे 22। अब तो सिंपल सी बात है बच्चों, 8 में से 5 घटा दो 3 बचेगा, प्लस यहां 5x लिखो बराबर में यहां लिख दें 22। तो इसको अगर इस प्रकार से लिखना चाहोगे सब इसको इधर ले आओ बराबर 0 लिख दो, या जैसे लिखा है वैसा भी लिखा है रहने तो कोई समस्या नहीं है। 22 बराबर 5x प्लस 3 आपका ये रैखिक समीकरण है। ठीक है कि नहीं, ये क्या है बच्चों, रैखिक समीकरण है। अब इस रैखिक समीकरण का हमसे एक बात और पूछी गई कि भाई आलेख भी बना दो, तो आलेख तो बहुत सरल है। आलेख हमने बताया कि कभी भी दो चर के रैखिक समीकरण के हलों की संख्या अनंत होती है। यहां पर इसके कोई दो हल हम अगर ढूंढ लें तो निश्चित रूप से उसका हम आलेख खींच सकते हैं। क्या करना है बच्चों, दो इसके हल ढूंढें। कैसे ढूंढते हैं, हमने बताया एक टेबल बना लो, बिल्कुल एकदम आसान सा काम। एक टेबल बनाओ और इस टेबल में x और यहाँ y लिखो। अब अपने मन से कुछ x का मान लिखो, अपने मन से लिखना है। भाई हम लिख देते हैं x का मान 0। ठीक, बिल्कुल सिंपल सी बात है। अगर x का मान 0 लिखोगे ये पूरा पद आपका शून्य हो जाएगा। 5 इंटू शून्य मतलब पूरा शून्य। अब y बराबर कितना बच्चों बच गया, y का मान 3 हो गया। भाई x का मान ये पूरा जब शून्य हो जाएगा तो 5x का मान पूरा शून्य हो जाएगा, तो y बराबर 3 हो जाएगा। जब x का मान शून्य है तो y का मान 3 है, हमें एक हल मिल गया 0,3। अब x का मान कुछ और बदल के लिख दो अथवा y का मान लिख दो, कुछ भी लिख सकते हो, कोई समस्या वाली बात नहीं। यहां पर x का मान चलो आपकी बार ऋणात्मक ले देते हैं बच्चों। हम ऐसे मान लेते हैं जिनको ग्राफ पेपर पर हम बना सकें। ऐसा नहीं है कि x बराबर 20 लिख लें अगर, तो बच्चों 20 इकाई तक हम अगर x अक्ष पर जाएंगे तो ग्राफ पेपर हमारा छोटा पड़ जाएगा। हमें कुछ ऐसे हल ढूंढने होते हैं जिनको ग्राफ पर अंकित कर सकें। ऐसे x के मान हम ढूंढ के लिखते हैं। ठीक है, तो यहां पर x का मान अगर ऋणात्मक लिख दिया जाए, x बराबर हम यहां पर माइनस का 1 लिख दें। देखो ध्यान दें, x का मान 1 लिख दें, कितना हो जाएगा, देखो ये हमारा हो जाएगा y बराबर 5 इंटू एक्स का मान लिख दें -1 प्लस में लिखेंगे 3। तो बच्चों यहां से y का मान 5 का -1 से गुणा माइनस का 5 प्लस में यहां 3 लिखें, मतलब y का मान बच्चों -2 हो गया। देखो ध्यान दें, y बराबर कितना हो गया, -2 हो गया। यहां से x का मान -1 और y का मान -2। हमें एक और हल हमने ढूंढ लिया। ये दो हल हमने ढूंढ लिए, बस इन दोनों को क्या करना है, ग्राफ पर अंकित कर देना है। इन दोनों को मिलाओगे तो जो भी रेखा बनेगी वो इस समीकरण को निरूपित करने वाली रेखा हो जाएगी। बिल्कुल एकदम सिंपल सा काम करना है। बिल्कुल क्या करना है बच्चों, यहाँ एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचते हैं, एक क्षैतिज रेखा खींचते हैं, है ना। क्षैतिज रेखा को क्या मानते हैं, क्षैतिज रेखा को हम एक्स अक्ष लिखते हैं। ये हमारा एक्स अक्ष हो जाएगा, देखो है ना, ये एक्स अक्ष हो जाएगा। यहां पर इसको वाई अक्ष लिख दें। जहां पर ये दोनों रेखाएं काटती हैं उसको मूल बिंदु कह लेते हैं। ठीक है, एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा है, ये एक्स डैश लिखते हैं। यहाँ वाई अक्ष की ये ऋणात्मक दिशा है, इसको वाई डैश लिखते हैं। अब यहाँ पर देखो एक इकाई को 1 सेंटीमीटर मान लें, 1 यहाँ 2 यहाँ 3, जो 1-1 सेंटीमीटर के पॉइंट हैं, निशान हैं, रेखाएं हैं, उन पर हम 1 2 3 4 इस प्रकार लिख लें। और बाईं ओर जब लिखते हैं तब इसको हम -1 लिखते हैं, -2 लिखते हैं, -3 लिखते हैं पीछे की ओर। ठीक है, इसी प्रकार बिल्कुल वाई अक्ष की धनात्मक दिशा ऊपर मानी जाती है, +1, यहाँ पर +2, यहाँ पर +3 और ऊपर की ओर। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से यहाँ नीचे की ओर -1, -2, -3 और इस तरीके से। ठीक है, अब बच्चों यहां से क्या कर दें, इन बिंदुओं को दर्शाएं। कैसे, 0,3 x पर नहीं जाना, मतलब मूल बिंदु पर ही रहना है। x पर इधर नहीं जाना है, बाई x पर पीछे भी नहीं आना है, x का मान 0 है। बाई पर जाना है ऊपर की ओर, कितने, 3 इकाई। तो बच्चों ये बिंदु देखो हमें मिल जाएगा 0,3। क्लियर है, 0,3 क्लियर है बच्चों। इसके बाद यहाँ देखो -1, -2, -1 का मतलब x अक्ष की ऋणात्मक दिशा में आना है, देखो यहां पर आना है। ठीक है, और y अक्ष की ऋणात्मक दिशा में 2 इकाई जाना है, मतलब y अक्ष को मतलब नीचे की ओर जाना है। तो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर -2 है बच्चों। ये बिंदु आपको क्या मिल रहा है, इस बिंदु को क्या कहोगे, -1, -2 कहेंगे। ठीक है, अब क्या करना है, इन दोनों बिंदुओं को यहाँ से बिल्कुल एकदम सीधा
स्केल से मिला दो, एकदम बढ़िया सी सीधी सी सरल रेखा प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, यहां चलो दूसरे कलर से मिला के बता दें आपको। इन दोनों बिंदुओं को जब आपस में मिलाएंगे तो बिल्कुल एकदम सीधी रेखा प्राप्त होगी बच्चों। इस प्रकार से आपको बना देनी है। ठीक है, हम यहां पर जो बना रहे हैं वो चूंकि स्केल नहीं है इसलिए थोड़ी बहुत टेढ़ी भी हो सकती है, कोई समस्या नहीं है, लेकिन आपको जब स्केल से बनाओगे तो बिल्कुल एकदम सीधी रेखा प्राप्त होगी। ठीक है बच्चों, ये हमें एक सीधी रेखा देखो प्राप्त हो रही है और ये रेखा काय को निरूपित करती है, दिए गए ये समीकरण जो हमने बनाया है इसको निरूपित करने वाली ये रेखा आपकी हो जाएगी। ठीक है, y बराबर 5x प्लस 3 ये रेखा किसको निरूपित कर रही है? देखो ये रेखा दिखाई दे रही है, इस समीकरण का ये आलेख है। ठीक है, ये आलेख काय का है? इस समीकरण का, y बराबर 5x प्लस 3 का आलेख है। क्लियर है बच्चों? तो इस तरीके से ये प्रश्न था चौथा, बहुत ही महत्वपूर्ण। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करेंगे। इसके जो 4.3 एक्सरसाइज के बचे हुए प्रश्न हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 5 से आखिरी तक, उसको हम अगले वाले वीडियो में कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है बच्चों, आज आपने जो भी पढ़ा, अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट्स आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, अथवा कक्षा गणित इंस्टाग्राम पर जाकर के भी आप हमें बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें, खुश रहें, मस्त रहें। ऑल द बेस्ट।